नमस्कार साथियों। HLO ऐप 2026-27 के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम मकान सूचीकरण के डेटा एंट्री लॉजिक को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। देखिए, जब हम ऐप में डेटा भरते हैं ना, तो वहां नया और दोहराएं चुनने का विकल्प आता है। और सच बताऊं तो यही सबसे बड़ी चुनौती है। आज की हमारी इस चर्चा का मकसद यही है कि फील्ड में आने वाली हर छोटी बड़ी उलझन को हमेशा के लिए सुलझा दिया जाए, ताकि डेटा में कोई भी गड़बड़ी ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा एंट्री की उस बड़ी दुविधा की और ये समझते हैं कि सीरियल नंबर को खराब होने से कैसे बचाया जाए। जब हम ऐप खोलते हैं तो बिंदु नंबर 1, 2 और 3 पर आकर एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। आखिर एक भवन को कब नया दर्ज करना है और एक मकान को कब दोहराएं पर डालना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना क्रिटिकल क्यों है। दरअसल अगर जाने अनजाने में एक भी गलत ऑप्शन चुन लिया गया तो आगे के सारे सीरियल नंबर पूरी तरह से बिगड़ सकते हैं। जी हां, पूरा का पूरा डेटाबेस करप्ट हो सकता है। ये कोई मामूली बटन दबाने का काम नहीं है, ये हमारी पूरी जनगणना की नींव है। इसलिए इस दुविधा को जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है। आइए अब सिंगल बिल्डिंग बेसिक्स यानी सबसे सामान्य और बुनियादी स्थिति को समझते हैं। चलिए चीजों को सबसे आसान परिदृश्य से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक भवन है, उसके अंदर सिर्फ एक मकान है और उसमें एक ही परिवार रहता है। ये हमारा सबसे बेसिक नॉर्मल है। अब जब हम इस घर की पहली बार एंट्री करते हैं तो हमें सिस्टम को बताना होता है कि ये एक नई संरचना है। मान लेते हैं भवन संख्या 45 है। चूंकि ऐप में इस भवन की एंट्री पहली बार हो रही है तो हम भवन को नया के रूप में मार्क करेंगे। और क्योंकि उस भवन के अंदर केवल एक ही मकान गिना जा रहा है तो मकान भी नया ही रहेगा। इसके बाद बस परिवार की डिटेल्स भरनी होती हैं। हर काम करने वाले साथी को इस बेसिक स्थिति में एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी जटिलताएं यहीं से शुरू होती हैं। लेकिन चीजें हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। आइए अब उन स्थितियों को समझते हैं जहां एक ही जगह पर कई परिवार या कई मकान होते हैं। यहां हम दो ऐसी स्थितियों की तुलना करेंगे जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। पहली स्थिति देखिए, मकान एक ही है लेकिन उसमें दो अलग अलग परिवार रहते हैं। मान लीजिए दो भाई हैं जो एक ही मकान में रहते हैं लेकिन उनके चूल्हे अलग हैं और खर्च अलग है। और दूसरी स्थिति है, भवन एक ही है लेकिन उसके अंदर दो साफ साफ अलग मकान बने हुए हैं, जैसे नीचे मालिक रहता है और ऊपर किराएदार। अब पहली स्थिति में जब हम पहले परिवार की एंट्री करते हैं तो भवन और मकान दोनों नया रहते हैं। लेकिन जब उसी मकान में दूसरे परिवार की एंट्री होती है, यहीं पर सबसे ज्यादा गलती होती है। मकान को फिर से नया बिल्कुल नहीं करना है। भौतिक रूप से वो मकान वही है ना, इसलिए दूसरे परिवार के लिए भवन दोहराएं और मकान दोहराए चुना जाएगा। इसके ठीक उलट दूसरी स्थिति में जब हम दूसरे मकान की एंट्री करते हैं, यानी किराएदार वाले हिस्से की, तो भवन तो वही रहता है, इसलिए भवन दोहराएं होगा। लेकिन क्योंकि वह एक अलग भौतिक इकाई है, एक अलग घर है, इसलिए यहां मकान नया चुना जाएगा। ये फर्क बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और यहीं से निकलकर आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण नियम, जिसे हम अपना गोल्डन रूल कह सकते हैं। एकदम गांठ बांध लीजिए इस बात को। सिर्फ परिवार के बदलने से मकान अपने आप नहीं बदल जाता। कई बार जल्दबाजी में उसी जगह पर दूसरे परिवार को दर्ज करते वक्त मकान को भी नया दर्ज कर दिया जाता है। इसका नतीजा, सिस्टम में एक ऐसा मकान बन जाता है जो असल में जमीन पर मौजूद ही नहीं है। तो हमेशा याद रखिए, अगर भौतिक संरचना वही है तो परिवार चाहे जितने जुड़ें, मकान हमेशा दोहराएं ही रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बहुउद्देशीय भवनों की तरफ, जहां मिक्स्ड यूसेज यानी मिश्रित उपयोग होता है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसी संपत्ति है जिसका इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए हो रहा है। एक उदाहरण लेते हैं, एक मुख्य आवासीय घर है और उसी भवन परिसर में एक अलग गैराज भी बना हुआ है। दोनों एक ही परिवार के हैं। यहाँ लॉजिक कैसे काम करेगा? मुख्य निवास की एंट्री तो हमारे बेसिक तरीके से ही होगी, भवन नया और मकान नया। लेकिन जब बात गैराज की आती है तो गैराज उसी भवन का हिस्सा है, इसलिए भवन दोहराए होगा, पर गैराज अपने आप में एक अलग भौतिक इकाई है, इसलिए यहाँ मकान नया होगा। यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। बिंदु नंबर 7 में आपको उपयोग का प्रकार सही सही चुनना होगा। आप गैराज को आवासीय नहीं दिखा सकते, इसे विशेष रूप से गैराज या अन्य उपयोग के रूप में ही दर्ज करना होगा। डेटा की सटीकता के लिए ये कदम उठाना बेहद जरूरी है। गांवों में तो ये स्थिति बहुत ही आम है। इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। मान लीजिए एक ही बड़ी सी बिल्डिंग या परिसर है, उसमें मुख्य आवास भी है, एक वर्कशॉप यानी कार्यशाला भी है और जानवरों के लिए एक पशुशाला भी है। तो एंट्री का क्रम कुछ ऐसा होगा। पहला स्टेप, मुख्य आवास के लिए भवन नया और मकान नया।
दूसरा स्टेप, जब वर्कशॉप की एंट्री होगी तो भवन तो वही है, इसलिए भवन दोहराएं, लेकिन मकान नया होगा और उपयोग में कार्यशाला डालना होगा। और तीसरा स्टेप, पशुशाला के लिए भी बिल्कुल यही तरीका अपनाना है। भवन दोहराएं, मकान नया और उपयोग के प्रकार में पशुशाला चुनना है। इस तरह एक ही संरचना के अंदर मौजूद इन तीनों इकाइयों की एकदम सटीक और अलग-अलग रिपोर्टिंग हो जाती है। अब हम बात करेंगे फील्ड के सबसे बड़े जाल की, यानी ताला लगे मकान और डुप्लीकेट एंट्रीज। इनसे कैसे बचना है, आइए देखते हैं। यह हिस्सा फील्ड के सबसे चुनौतीपूर्ण कामों में से एक है, ताला लगे हुए मकान। इसके लिए एक बेहद सख्त प्रोटोकॉल है। पहला और सबसे अटल नियम, एंट्री को कभी भी किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। अगर आपने कोई बंद मकान छोड़ दिया तो आगे के सारे मकान नंबर पूरी तरह से बिगड़ जाएंगे। तो करना क्या है? अगर किसी भवन में कोई मकान बंद मिलता है तो नियम बिल्कुल साफ है। भवन दोहराएं पर सेट करें, मकान को नया पर सेट करें, और फिर सबसे जरूरी काम, बिंदु नंबर 7 पर जाकर लॉक या बंद विकल्प को चुनें। इसके बाद सिस्टम बाकी चीजें खुद संभाल लेगा। परिवार के वापस आने पर इसे बाद में अपडेट किया जा सकता है। ये छोटा सा प्रोटोकॉल आपके पूरे डेटा को करप्ट होने से बचाने के लिए किसी लाइफ सेवर से कम नहीं है। एक और बहुत ही दिलचस्प स्थिति देखते हैं। क्या होगा अगर एक ही परिवार की दो अलग-अलग जगहों पर संपत्तियां हों? मान लीजिए उनका एक घर गांव में है जहां वे अभी रह रहे हैं, और उनका एक और घर शहर में है जो या तो खाली पड़ा है या फिर किसी गोदाम की तरह इस्तेमाल हो रहा है। यहां लॉजिक क्या कहता है? गांव वाले घर के लिए तो भवन नया और मकान नया रहेगा और उसे हम आवासीय दिखाएंगे। अब जब शहर वाले घर की बारी आती है तो चूंकि वो बिल्कुल अलग लोकेशन पर है तो जाहिर है वहां भी भवन नया और मकान नया ही दर्ज होगा। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, उस दूसरे मकान को आवासीय बिल्कुल दर्ज नहीं करना है। अगर वो खाली है तो उसे खाली दिखाइए, अगर गोदाम है तो गोदाम। अगर गलती से भी दोनों को आवासीय दिखा दिया तो सिस्टम में उस परिवार का सारा डेटा डुप्लीकेट हो जाएगा और ये एक बहुत बड़ी गलती साबित होगी। चलिए, अब तक हमने जो भी चर्चा की है उसकी एक फाइनल समीक्षा कर लेते हैं और रूल्स को समराइज करते हैं। हमने अब तक जो कुछ भी सीखा है उसका पूरा निचोड़ इस चेकलिस्ट मैट्रिक्स में है। इसे आप अपनी मास्टर गाइड मान सकते हैं। इसमें अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, साथ ही ये भी कि भवन का स्टेटस क्या होगा, मकान का स्टेटस क्या होगा और उपयोग का प्रकार क्या चुनना है। चाहे एक मकान में कई परिवार हों, एक भवन में कई मकान हों, या फिर मिक्स्ड यूज वाली प्रॉपर्टी हो, ये मैट्रिक्स हर स्थिति में नया और दोहराएं का एकदम सही अलाइनमेंट दिखाता है। फील्ड में जाने से पहले इस मैट्रिक्स को अपने दिमाग में अच्छी तरह से छाप लेना बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। और अंत में, अगर आपको इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बुनियादी नियम याद रखना हो तो वो है हमारा फाउंडेशनल लॉजिक, और वो ये है कि अगर भौतिक मकान बदलता है तो मकान की एंट्री हमेशा नया ही होगी। ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है, काम के वक्त उतनी ही असरदार है। चाहे वो उसी बिल्डिंग की ऊपर वाली मंजिल हो या आंगन में बना हुआ कोई गराज, अगर उसकी चारदीवारी एक अलग भौतिक इकाई बनाती है तो ऐप में वो एक नया मकान ही माना जाएगा। इस एक कॉन्सेप्ट को पकड़ लेने से आपकी आधी से ज्यादा उलझनें तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए आइए एक बार फिर उसी बड़े सवाल पर आते हैं। क्या अब हमारी डेटा एंट्री प्रक्रिया सीरियल नंबर के करप्शन से पूरी तरह सुरक्षित है? इन सारे नियमों को अच्छे से समझने के बाद इसका जवाब 100% हाँ है। याद रखिए, नया और दोहराएं ऐप के सिर्फ 2 बटन नहीं हैं, ये हमारे इस पूरे जनगणना डेटाबेस के पहरेदार हैं। इन नियमों की पक्की समझ के साथ अब पूरे आत्मविश्वास के साथ फील्ड में उतरा जा सकता है और एकदम सटीक डेटा दर्ज किया जा सकता है। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरा यकीन है कि ये गाइड आपके लिए बेहद मददगार साबित होगी।